वैसे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपको कई ऐतिहासिक किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जयगढ़ किला सबसे अलग है। आमेर किले का निर्माण करने वाले कछवाहा वंश के राजा मान सिंह प्रथम ने अपनी रियासतों से जो संपत्ति इकट्ठा की थी उसको छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ चील का टीला नाम की पहाड़ी का चुनाव किया था, जिसके बाद उन्होंने 16वीं शताब्दी में यहाँ इस किले का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। इस किले का बाकी निर्माण कार्य सवाई जय सिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था और साल 1726 में ये पूरा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ छुपे खजाने के कुछ हिस्से का उपयोग करके सन 1727 में उन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। साल 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तब यहाँ छुपे खजाने को लेकर राजनीतिक तूफान मच गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लग गई थी कि इस किले में बने पानी के टांके में बहुमूल्य खजाना छिपा कर रखा गया है। उसके बाद यहाँ लगभग 50 दिनों तक सेना द्वारा छानबीन चलती रही और यहाँ से भारी मात्रा में सेना के ट्रक दिल्ली के लिए रवाना होते रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किले में रखी अष्ट धातु से बनी 250 टन की जयवाण तोप अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी, जिसकी मार करीब 35 किलोमीटर की पाई गई थी। खास बात यह है कि न सिर्फ ये जयवाण तोप बल्कि इस किले में दिखाई देने वाली सारी तोपें यहीं के तोप कारखाने में बनाई गई थी। उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके यहाँ बने इस ढके हुए पानी के टांके में 60 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखा जाता था, जिससे कि अगर 2 साल तक भी यहाँ बारिश ना हो तो भी 10,000 सैनिकों के पानी की पूर्ति की जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक आने के लिए साधारण और गुप्त सुरंग का रास्ता भी बनाया गया था, जिनका इस्तेमाल आप आज भी कर सकते हैं। किले के महल क्षेत्र में आपको उस जमाने की पुरानी चीजें भी देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि ये हाथ से चलने वाला 18वीं शताब्दी का वाटर कूलर और ये हाथी की पीठ पर लगाए जाने वाले अलग अलग तरह के हौदे। यहाँ आपको महाराजा और उनकी महारानी के खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स भी दिखाई देंगी, जिनको उस जमाने में सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। तो लेकर जाने वाला हूँ जयपुर के ऐतिहासिक जयगढ़ किले में और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना किला है और इसकी नींव 16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मान सिंह ने रखी थी। सन 1726 में जय सिंह द्वितीय ने इसको पूरा बनवाकर तैयार करवा दिया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम पड़ा था जयगढ़ किला और इसको विक्ट्री फोर्ट नाम से भी जाना जाता है। आमेर किले से 400 मीटर की ऊंचाई पर बसा और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ ये किला चील का टीला नाम की पहाड़ी पर स्थित है और ये कुल मिलाकर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते बनाए गए थे। पहला है डूंगर दरवाजा, जिससे हम अंदर आए थे, और दूसरा है अवामी दरवाजा, जो कि आमेर की तरफ से पैदल आने के लिए बनाया गया था। वहाँ सामने की तरफ में जो आप इमारत देख रहे हैं वो है आमेर किला, जो कि राजा और उनकी रानियों के रहने के लिए उनका निजी महल हुआ करता था और वहीं पर राजा आम जनता और अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस जयगढ़ किले को राजा की सेना युद्ध अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल में लाया करती थी। यही नहीं बल्कि इस किले को बनाने का एक मकसद ये भी था कि अगर अकस्मात युद्ध की स्थिति बन जाए तो राजा आमेर किले से इस किले में आकर सुरक्षित रह सके। तो ये उस समय में डिफेंस के हिसाब से बनाया गया किला हुआ करता था। भारत में सबसे पहले तोप और बारूद मुगल बादशाह बाबर साल 1526 में लेकर आए थे। महाराजा मान सिंह अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक थे और इसी वजह से उनको अकबर ने साल 1581 में युद्ध लड़ने के लिए काबुल भेजा था। वहाँ पर उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनको जीता और साथ ही साथ वो काबुल से तोप बनाने की कला भी सीख कर आए। जिसके बाद उन्होंने इस जयगढ़ किले में सन 1585 में एक तोप कारखाना बनवाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। ये सामने की ओर जो आप ऊंचा सा चबूतरा देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दमदमा। इसके ऊपर में छोटे आकार की तोपें रखी जाती थी। तो ये तोप रखने का स्टैंड हुआ करता था और यहाँ पर ऐसे 4 स्टैंड बनाए गए थे। इनके ऊपर में रखी गई तोपों का निशाना हमेशा आमेर किले की तरफ रहता था, जिससे कि आमेर किले को सुरक्षित रखा जा सके। ये सामने में जो आप वॉच टावर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दिया बुर्ज। तो इस किले के चारों तरफ पहाड़ी पर जो बाउंड्री वॉल है, वहाँ पर कुल मिलाकर 27 चेक पोस्ट बनाए गए थे। तो जब भी यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती थी, तब इस दिया बुर्ज के ऊपर ढोल नगाड़े बजाकर उन चेक पोस्ट पर खड़े सैनिकों को संकेत दिया जाता था। अभी इसके ऊपर में आपको जो झंडा दिखाई दे रहा है, वो जयपुर स्टेट का पुराना झंडा है, जो कि पंचरंगा यानी कि 5 कलर का है। तो जब महाराजा मान सिंह ने काबुल के 5 अलग अलग पठान कबीलों को हराया था, तब उन्होंने जीत के उपलक्ष्य में इस पंचरंगे झंडे को फहराया था और आज भी ये पंचरंगा ध्वज जयपुर के किलों और महलों में लहरा रहा है। इसी के ऊपर एक और छोटा झंडा भी लगाया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि राजा जयपुर में हैं या नहीं।
तो अभी यहाँ दूसरा झंडा नहीं लगा हुआ है, जिससे ये पता लगता है कि राजा अभी जयपुर में नहीं हैं। सवाई भवानी सिंह जी आर्मी में ब्रिगेडियर थे और सन 1971 की लड़ाई में उनको महावीर चक्र भी दिया गया था। इस किले की देख रेख अच्छे से हो सके, इसलिए महाराजा भवानी सिंह जी ने साल 1983 में जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था और 27 जुलाई 1983 से इस किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। तो तब से इस किले से जो भी कमाई होती है वो सब चैरिटी यानी कि दान पुण्य के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जयगढ़ किले और आमेर किले को आपस में 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग से जोड़ा गया है, जिसको युद्ध की स्थिति में शाही परिवार आमेर किले से जयगढ़ किले तक आने के लिए इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पर ये जो छेद बने हुए हैं, इनको उस जमाने में सैनिक लोग बंदूकें और तीर वगैरह चलाने के लिए उपयोग किया करते थे। तो उस समय में अगर कोई भी शत्रु इस किले में घुसने की कोशिश करता था तो सैनिक दूर से ही उनको देखकर उन पर हमला कर दिया करते थे। अगर कोई दुश्मन रस्सियों से चढ़कर नजदीक आ भी जाते थे तो इन्हीं छेदों के नीचे में जमीन से लगकर बनाए गए इन छेदों में से गर्म तेल और पानी गिरा दिया जाता था, जिससे जलकर और फिसलकर दुश्मन नीचे गिर जाते थे और अपनी कोशिश में विफल हो जाया करते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पहाड़ी किला है, इसलिए इसकी सुरक्षा इस तरह से की जाती थी। जो किले जमीन से नजदीक होते हैं उनमें मोट यानी कि सुरक्षा खाई बनाई जाती थी, जैसा कि मैंने आपको आगरा के किले में और झांसी के किले में भी दिखाई थी। यहाँ पर बीच बीच में आप देखेंगे कि सैनिकों के इस्तेमाल करने के लिए शौचालय यानी कि टॉयलेट्स भी बनाए गए थे। ये सामने में जो टैंक बना है ये ओपन वाटर टैंक है, यानी कि खुला पानी का टांका। वहाँ उस तरफ में आपको जो नाली दिखाई दे रही है ये इस किले के परिसर में ही बनी 5 से 6 किलोमीटर लंबी एक नहर से जुड़ी है, जो कि आगे 3 और टांकों को आपस में जोड़ती है। बारिश के मौसम में पहली 5-6 बारिश का पानी इस टांके में भर लिया जाता था और जब पानी बहकर आगे वाले टांकों में जाता था उससे नहर की सफाई हो जाया करती थी। आखिरी में ये पानी एक 40 फीट गहरे ढके हुए पानी के टांके में पहुंचता था, जिसको आज भी यहाँ उपयोग में लाया जाता है। इसी पानी के टांके में किसी जमाने में शाही खजाना रखा गया था और साल 1976 में इंदिरा गांधी के समय में भारत सरकार द्वारा इसके पानी को सुखाकर खजाने की तलाशी भी ली गई थी। इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको थोड़ी देर में इस टैंक के पास चलकर ही बताऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस किले में खुदा गवाह, लाल बादशाह, चाहत और हमराज जैसी और भी कई मशहूर हिंदी फिल्मों के सीन्स फिल्माए गए हैं और प्रसिद्ध टीवी सीरियल टीपू सुल्तान की भी काफी शूटिंग इसी किले में की गई थी। ये सामने में जो इमारत बनी है इसको सेना प्रमुख के रहने के लिए बनवाया गया था, यानी कि इस इमारत को राजा के आर्मी के चीफ इस्तेमाल में लाया करते थे। तो आइए अब आपको इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण दिखाता हूँ, जो है 18वीं शताब्दी में बनाई गई अपने जमाने की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप, जिसको कहा जाता है जयवाण तोप। इस तोप का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1720 में करवाया था और इस किले की बाकी तोपों की तरह ही ये भी यहीं के तोप कारखाने में बनाई गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको कभी भी किसी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका उपयोग केवल एक बार किया गया था, वो भी सिर्फ परीक्षण के लिए, और तब इसकी रेंज 22 मील की पाई गई थी, यानी कि करीब 35 किलोमीटर की। इसके बैरल में आगे से 100 किलो का बारूद और पीछे से 50 किलो का गोला डाला जाता था। ये बैरल 20 फीट लंबा है और गाड़ी समेत इस तोप का वजन कुल मिलाकर 250 टन का है, जिसमें से 200 टन की गाड़ी है और 50 टन का बैरल है। इस तोप को घुमाने के लिए इस गाड़ी के पिछले पहियों में रोलर पिन बियरिंग्स भी लगाए गए थे, जिससे कि इस विशाल तोप को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता था। इस जयवाण तोप के ऊपर मैं अलग से एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको यहाँ के तोप कारखाने में ले जाकर स्टेप बाय स्टेप ये भी दिखाऊंगा कि इस विशाल तोप को कैसे तैयार किया गया था। तो आइए आगे चलते हैं और बाकी का किला देखते हैं। ये सामने की तरफ जो तालाब आपको नजर आ रहा है ये है मानसागर तालाब और उसी के बीच में बना हुआ है जल महल, जो कि राजाओं का समर पैलेस यानी कि गर्मियों में रहने का महल हुआ करता था। यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बारिश के मौसम में ये सारी हरी भरी हो जाती हैं और इस किले से आप अरावली की इन पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा ले सकते हैं। बारिश के समय में इस सामने वाली नहर के जरिए ऊपर की पहाड़ियों से पानी बहकर उन 3 टांकों में जमा होता है, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिनको हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आगे की तरफ में चढ़ाई है और पीछे में ढलान है और यहाँ पर 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा है। तो हमने जो ओपन वाटर टैंक देखा था, मॉनसून सीजन में शुरू की 5-6 बारिश का पानी उसमें स्टोर करने के बाद छोड़ा जाता था और उससे बहकर पानी जब यहाँ पर आता था तो पहले ये गड्ढा भरता था और पानी में जितनी भी मिट्टी होती थी वो इस
इस गड्ढे में जमा होती रहती थी। तो इस तरह से इस नहर की सफाई हो जाया करती थी और यहाँ लगे गेट को खोलकर रोड के नीचे नीचे से बनी हुई इस कैनाल के जरिए पानी बहकर आगे वाले 3 टांकों में पहुँच जाया करता था। ये सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है विजयगढ़ी और बताया जाता है कि इस इमारत को कैदियों को नजरबंद करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो यहाँ पर किले की सुरक्षा दीवार से लगकर ही आपको बीच बीच में सैनिकों के विश्राम करने के लिए बनाए गए ये कक्ष भी दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आप देखिए कि बाकी किलों के जैसे ही लोगों ने लिख लिख कर यहाँ की भी दीवारें खराब कर रखी हैं और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा बेहुदा काम आखिर क्यों करते हैं। तो यहाँ बनी नहर से पानी बहकर सबसे पहले इस वाले ओपन वाटर टैंक में आता है जो कि 30 फीट गहरा है। उसके बाद पानी इस कवर्ड वाटर टैंक में जाता है जिसके अंदर में 9 कमरे बने हैं और जिसकी गहराई 52 फीट की है। इस टांके के पीछे में आप देखेंगे कि सैनिकों के रहने के कक्ष भी बने हुए हैं। सबसे आखिरी में पानी यहाँ बने इस कवर्ड वाटर टैंक यानी कि ढके हुए पानी के टांके में जाता है जो कि 158 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसके बाहर की तरफ आप देखेंगे कि तांबे की जालियां भी लगाई गई हैं। तो ये इस किले का सबसे बड़ा टांका है और इसमें 60 लाख गैलन पानी आता है। तो अगर मान लिया जाए कि उस जमाने में यहाँ पर 2 साल तक भी बारिश नहीं आती तो भी 10,000 सैनिक इस टांके में स्टोर किए हुए पानी को 2 सालों तक इस्तेमाल कर सकते थे। तो बताया जाता है कि महाराजा मान सिंह इस किले का उपयोग अपने खजाने को सुरक्षित रूप से रखने के लिए किया करते थे। सन 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब इस जयगढ़ किले के खजाने को लेकर राजनीतिक तूफान मच गया था। देश के प्रमुख समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये खबर मिली थी कि इस विशाल पानी के टांके और इस किले के अन्य इलाकों में बहुमूल्य गुप्त खजाना छुपा कर रखा गया है। तो कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। और उसके बाद इस जयगढ़ किले में भारतीय सेना ने लगभग 50 दिनों तक छानबीन की थी। जयपुर दिल्ली राजमार्ग को भी तब रात में सेना के ट्रकों को पार कराने के लिए बंद कर दिया जाता था। बताते हैं कि इन सैकड़ों ट्रकों में जिस सामान की आवाजाही हुआ करती थी वह आज भी रहस्य के घेरे में है। इस काफिले को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर ले जाया जाता था जहां बताते हैं कि एयरफोर्स के 3 बड़े हेलीकॉप्टर उस काफिले की इंतजार में रहते थे। तो ये सभी हेलीकॉप्टर कहां की उड़ान भरते थे ये कोई नहीं जानता। उन दिनों देश में इमरजेंसी का आतंक इस कदर था कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता था। विपक्षी नेता जेल में थे और सरकारी अफसर केवल हुक्म के गुलाम थे। इस आवाजाही का कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और धीरे धीरे लोग इन बातों को अफवाह मानकर भूल गए। 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर दावा ठोका था कि जयगढ़ किले से मिलने वाले खजाने में उनका भी हिस्सा माना जाए। पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका ये दावा खारिज कर दिया था। बाद में 31 दिसंबर 1976 के दिन भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान सरकार से ये जानकारी साझा की थी कि इस खोजबीन में मात्र 230 किलो चांदी की ही बरामदगी हुई थी। तो ये तो थी भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को दी गई आधिकारिक जानकारी, लेकिन असलियत में इस खजाने का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। तो आइए अब इस किले के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इस जगह को कहा जाता है जलेब चौक और यहाँ पर सैनिकों की परेड हुआ करती थी। यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ में सैनिकों के रहने के बैरक दिखाई देंगे। ये जो तोप आपको नजर आ रही है इसको यहीं के कारखाने में बनाया गया था और इसके पीछे में जो बॉक्स रखे गए हैं इनको गन पाउडर यानी कि बारूद लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी परिसर में ही आपको 2 प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे, जिनमें से एक है 10वीं शताब्दी में बनाया गया राम हरिहर मंदिर और दूसरा है 12वीं शताब्दी में बनाया गया काल भैरव मंदिर। तो अभी हम पहले सामने बना हुआ महल क्षेत्र यानी कि पैलेस कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ का तोप कारखाना और शास्त्रागार दिखाऊंगा। तो अभी हम महल क्षेत्र के जिस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं इसको कहा जाता है सुभट निवास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किला डिफेंस के हिसाब से बनाया गया था, तो इस हिस्से को असेंबली हॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर राजा अपने सैनिकों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो इस सुभट निवास के इन खूबसूरत आर्चनुमा डिजाइन वाले गेट्स के सामने अब राजा और उनके सैनिकों की कोई असेंबली तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्राचीन चीजें जरूर रखी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया लकड़ी का वाटर कूलर दिखाई देगा, जिसको इसमें बने हैंडल को घुमाकर चलाया जाता था। तो यहाँ पर ऐसे 2 बड़े और 2 छोटे कूलर रखे गए हैं। इसके बाद आपको हाथी के ऊपर रखने का हौदा दिखाई देगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि हौदा हाथी के पीठ पर
पर रखकर कसा जाने वाला एक आसन होता है जिसके चारों ओर रोक लगी रहती है और इसमें पीठ टिकाने के लिए गद्दी भी लगाई जाती है। तो इस हौदे के आगे में यहाँ पर आपको 16वीं शताब्दी में बनाए गए तांबे के ड्रम्स यानी कि नगाड़े दिखाई देंगे, जिनकी आवाज करीब 9 से 10 किलोमीटर तक जाती थी और इनको युद्ध के समय में सेना को संकेत देने के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो आइए अब चलते हैं इस महल के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसको कहा जाता है खिलबत्ती निवास। तो अब हम खिलबत्ती निवास में प्रवेश कर चुके हैं और महल के इस हिस्से को सेनापति अपने मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि घोड़े बांधने की जगह भी दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं इस महल के तीसरे हिस्से में, जिसको कहा जाता है लक्ष्मी विलास। तो ये है लक्ष्मी विलास और महल का ये हिस्सा राजा के रहने का रेजिडेंस हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर उनका बेडरूम और ड्राइंग रूम बनाया गया था। इस लक्ष्मी विलास के दोनों किनारों पर पालकियां रखी हुई हैं, जो कि महारानियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाईं ओर में आपको जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ कक्ष स्टोर रूम के रूप में और कुछ विश्राम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर उस जमाने में मनोरंजन के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ बीच में आप देखेंगे कि गद्दे लगे हुए हैं, तो इसी जगह पर बैठकर राजा और उनके मंत्री यहाँ होने वाले कार्यक्रमों को देखकर उनका आनंद लिया करते थे। यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इस हिस्से को भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और यहाँ 3 रास्ते बने हुए हैं। नीचे वाले रास्ते से राजा महल में आया जाया करते थे, बाकी के दोनों रास्ते बंद हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर वाले रास्ते का उपयोग महारानियां किया करती थी और क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी, इसलिए इनमें जालियां लगाई गई हैं। और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खुला हुआ रास्ता है जिसको सैनिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो अब हम जिस जगह पर आ गए हैं, इसको कहा जाता है कठपुतली घर यानी कि पपेट थिएटर। उस जमाने में मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, इसलिए राजाओं को जब भी समय मिलता था वो यहाँ आकर कठपुतलियों का खेल देखा करते थे। इस कठपुतली घर के सामने में ऊपर वाले हिस्से में महारानियां बैठा करती थी और नीचे वाले हिस्से में महाराजा बैठते थे। आइए अब आपको मिर्जा राजा जयसिंह के समय में यानी कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई महाराजाओं की भोजनशाला दिखाता हूँ। तो इस हिस्से में बैठकर महाराजा भोजन ग्रहण किया करते थे। तो ये उनका डाइनिंग हॉल हुआ करता था। यहाँ पर नीचे में कारपेट बिछाई जाती थी और राजा लकड़ी की चौकी लगाकर यहाँ सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में आमेर की जीवन शैली को प्रस्तुत करते हुए राजा और उनके सरदारों को यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, अंगरखी, धोती और पगड़ी पहने दर्शाया गया है। इसी के बगल में बना ये वाला हिस्सा रसोई घर यानी कि किचन हुआ करता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुरुष रसोइया को पुलाव पकाते हुए और एक महिला को हमाम दस्ते से मसाले कूटते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर रखे सभी बर्तन उस जमाने के ओरिजिनल बर्तन हैं और ये सभी कॉपर यानी कि तांबे के बने हुए हैं। फिर चाहे वो यहाँ की कढ़ाई हो या फिर ये मटके, यहाँ पर अंदर में लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता था और इसीलिए ऊपर में धुआं निकालने के लिए यहाँ पर चिमनियाँ भी बनाई गई हैं। यहाँ आपको अनाज साफ करने का सूप दिखाई देगा और इसी के बगल में आटा पीसने की चक्की भी दिखाई देगी और यहीं बाहर के हिस्से में आपको उस जमाने का एक चूल्हा भी दिखाई देगा। तो इस रसोई घर के ठीक आगे की तरफ में है महारानियों की भोजनशाला, जिसमें आप देखेंगे कि महारानियों को पूरी राजपूती वेशभूषा यानी कि घाघरा, कुर्ती, कांचली पहने और ऊपर से बहुरंगी ओढ़नी ओढ़े दर्शाया गया है। यहाँ पर बीच में मिर्जा राजा जय सिंह की मुख्य रानी यानी कि चंद्रावती जी बैठी हैं और उनके साथ में ठिकानेदार और जागीरदारों की पत्नी को बैठे दर्शाया गया है। महल के इस हिस्से को कहा जाता है ललित मंदिर, जो कि महाराजाओं का समर पैलेस यानी कि गर्मियों में रहने का महल हुआ करता था। फिलहाल में आपको यहाँ अंदर में हाथियों के ऊपर रखने के अलग अलग प्रकार के हौदे दिखाई देंगे। इन हौदों को हाथियों के पीठ पर कस दिया जाता था और इन पर गद्दे लगाए जाते थे, जिससे कि जब महाराजा इन पर बैठे तो ये उनके लिए आरामदायक रहे। यहाँ की दीवारों में आप चारों तरफ देखेंगे कि पत्थर के हुक्स बने हैं। ये दरअसल उस समय में मशाल जलाने के लिए हुआ करते थे। इसी ललित मंदिर के सामने की ओर शाम का नजारा देखने के लिए महाराजा ने ये वाला हिस्सा बनवाया था। तो मैंने आपको जो 4 पानी के टांके दिखाए थे वो बाद में बनाए गए थे, उनसे भी पहले ये सामने वाला सागर तालाब बनाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पत्थर वाला रास्ता बनाया गया है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके हाथियों द्वारा नीचे वाले गेट से पानी अंदर लाया जाता था और फिर यहाँ बने टांके में पानी भर लिया जाता था। उसके बाद रस्सी का इस्तेमाल करके बाल्टी नीचे लटकाकर पानी ऊपर खींच लिया जाता था और फिर यहाँ से पूरे किले में पानी सप्लाई किया जाता था। युद्ध की स्थिति में इस सागर तालाब के बाईं ओर वाला रास्ता पानी लाने के उपयोग में लाया जाता था। आइए अब आपको उस जमाने का जकूजी सिस्टम दिखाता हूँ। तो ये है उस जमाने का हमाम खाना यानी कि स्नान घर। इसी के पीछे में
थोड़ी ऊंचाई पर पानी का टैंक बना हुआ है, जिसके जरिए यहाँ बने इन 4 छेदों से तेज प्रेशर से पानी इस स्नान घर में आया करता था, जिससे कि ये स्नान घर एक जकूजी की तरह काम किया करता था। इसी स्नान घर के बगल में ही आप देखेंगे कि उस जमाने का शौचालय भी बना हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको ये गार्डन दिखाई देगा। तो ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये 4 बाग प्रणाली से बनाया गया गार्डन है और इसके बीच में फुव्वारा यानी कि फाउंटेन चला करता था। यहाँ पर दाईं ओर में जो आपको इमारत नजर आ रही है वो है आराम मंदिर। तो इस आराम मंदिर में राजा आराम फरमाते थे और महारानियों के साथ बैठकर इस गार्डन में होने वाले नाच गाने के कार्यक्रमों का आनंद लिया करते थे। यहाँ चारों तरफ में पत्थर के हुक्स लगे हुए हैं, जिनमें अंधेरा होने पर मशालें जलाई जाती थी। ये जो सामने की तरफ में आपको 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इनको महाराजा मान सिंह द्वितीय ने साल 1940 में खुलवाया था। उससे पहले ये दरवाजे बंद रहा करते थे। अगर आपने अमिताभ बच्चन की लाल बादशाह फिल्म देखी होगी तो मैं बता देता हूँ कि उस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन को इन्हीं दरवाजों पर लटकाया गया था। यहाँ से आपको आमेर किला भी अच्छे से दिखाई देगा और आप देखेंगे कि आमेर किले से लेकर जयगढ़ किले तक आने के लिए रास्ता भी यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। तो आइए अब आपको महल के अगले हिस्से में यानी कि विलास मंदिर में लेकर चलता हूँ। तो अब हम विलास मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इस जगह को महारानियों के निवास के रूप में बनवाया गया था। इसके बीच के हिस्से में एक हॉल बनाया गया है और इसके दोनों तरफ में एक एक कक्ष बनाया गया है। इसमें आपको इन खूबसूरत जालियों के साथ ही साथ एक खिड़की भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर बैठकर महारानी यहाँ होने वाले नाच गाने के कार्यक्रमों को देखा करती थी। इस हॉल में प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ दी गई हैं। इसके अंदर प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ की दीवारों पर बहुत ही सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई हैं, जिनको उस जमाने में सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक खिड़की बनी है और इसी खिड़की से झांककर महारानी आमेर किला और अरावली की पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों का मजा लिया करती थी। इस हॉल के बीच में छत पर आप देखेंगे कि कड़े लगे हैं। इनमें उस जमाने में कपड़े लगाए जाते थे, जिनको डोरियों से खींचकर पंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ इस किले के प्रसिद्ध कैनन फाउंड्री यानी कि तोप कारखाने में। यहाँ पर आगे जाने के लिए ऐसे गलियारे बनाए गए हैं, जिनमें आप देखेंगे कि ऐसे आले बने हुए हैं, जिनमें रात के समय में मोमबत्ती या दीपक जला दिया जाता था, जिससे यहाँ पर भरपूर उजाला हो जाया करता था। यही नहीं बल्कि इनसे इस गलियारे में अच्छा वेंटिलेशन भी होता रहता था। तो इस महल क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद तोप कारखाने में जाने के लिए आपको बाईं ओर में जाना होगा। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे चलने पर आपको वो गेट भी दिखाई देगा, जिसका इस्तेमाल करके आमेर किले से जयगढ़ किले में प्रवेश किया जाता था। इस गेट से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर आप यहाँ बने तोप कारखाने के प्रवेश द्वार पर पहुँच जाएंगे और किले के इस हिस्से को किसी जमाने में यहाँ के सबसे अहम हिस्सों में से माना जाता था। तो इस तोप कारखाने के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको ये तोप दिखाई देगी, जिसका नाम है बजरंग वाण। लड़ाई के समय में इसको बुर्ज पर ले जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता होती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको इस कारखाने का खराट परिसर यानी कि ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इस कारखाने में बनी भट्टी में अष्ट धातु का ठोस बैरल तैयार किया जाता था और उसके बाद इस खराट परिसर में उसको लाकर उसमें सुराख किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर तोप का बैरल तैयार होता था। इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहाँ की जयवाण तोप को किस तरह से तैयार किया गया था। इस कारखाने के अंदर में आपको तोप बनाने के उपयोग में लाए जाने वाले औजार भी दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ कमरों में आपको लोहार खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार देखने के लिए मिलेंगे और कुछ कमरों में बढ़ई के औजार नजर आएंगे। यही नहीं बल्कि आपको यहाँ पर खराद मशीन का एक छोटा सा मॉडल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमने इस किले में बना तोप कारखाना और उसमें उपयोग में लाई जाने वाले औजार देखे। तो आइए अब आपको यहाँ का शास्त्रागार यानी कि आर्मरी दिखाता हूँ। यहाँ नीचे में जो तोप रखी गई है उसको कहा जाता है तोप बदली, जिसको मिर्जा राजा मान सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। ऊपर में जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं, इनको लड़ाई के समय में सैनिकों को संकेत देने के लिए बजाया जाता था। यहाँ ऊपर में 18वीं शताब्दी की पिस्टल्स दर्शाई गई हैं और नीचे में ये जो गाड़ी है, इसको तोप गाड़ी के आगे लगाकर बारूद और गोले ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ ऊपर की तरफ बीच में ढाल रखी गई है। ढाल के दोनों तरफ हाथ पर लगाने का सुरक्षा कवच है। ढाल के नीचे में कटार है, जिसको कमर में छुपा कर रखा जाता था। नीचे वाली ढाल के बाईं ओर में चेहरे की सुरक्षा के लिए लोहे का कवच है और दाईं ओर में लोहे का हेलमेट रखा गया है। यहाँ बीच में
गेंडे की खाल से बनाई गई ढाल रखी गई है। इस ढाल के दोनों तरफ में कैमल लेदर का धनुष है, जिसको भिगोकर आमने सामने बांधा जाता था। उसके बाद ये सीधे हो जाते थे, जैसे कि इस ढाल के ऊपर रखा हुआ ये धनुष आपको दिखाई दे रहा है। बाकी आपको यहाँ पर कई सारे तीर और नीचे में एक छोटे आकार की तोप भी दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोहे से बना हुआ राजा का सुरक्षा कवच लगा हुआ है, जो कि तेज धार वाले हथियारों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कवच का वजन कुल मिलाकर 40 से 45 किलो हुआ करता था। नीचे बाईं ओर वाली तोप का नाम है रणचंडी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, और दाईं ओर वाली तोप का नाम है शेर जंग, जिसको महाराजा बिशन सिंह ने बनवाया था। राजा की सेना में आदिवासी सैनिक भी हुआ करते थे, और वो सभी ऊपर में रखे गए इन फरसों और कुल्हाड़ियों से युद्ध लड़ा करते थे। यहाँ नीचे में रखी है भैरवी तोप, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी तोप कारखाने का मॉडल बना हुआ है, जहाँ इस किले की सारी तोप बनाई गई हैं, और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ पर उस जमाने की बड़ी बंदूकें रखी गई हैं, और नीचे में बाईं ओर में है तोप नाहरमुखी, जिसको महाराजा राम सिंह जी ने बनवाया था, और दाईं ओर में है तोप माधुरी, जिसको महाराजा माधो सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की तलवारें रखी हैं, और बीच में रखी गई है 2 धार वाली तलवार, और यहाँ पर सारे हथियारों की सफाई वगैरह करने के और तोपों में बारूद भरने के औजार रखे गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के तीर लगे हैं, जिन्हें बाजू और गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और नीचे में बीच में रखा हुआ है जयवान तोप का गोला, और बाकी छोटी तोपों के गोले भी यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो गाड़ी है, इसमें बैलों को बांध दिया जाता था, और छोटी तोपों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था इस किले का शास्त्रागार। इसी के पास में एक हॉल में सवाई मान सिंह द्वितीय और सवाई भवानी सिंह जी के सैन्य और राजनयिक जीवन की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो ये था जयपुर का ऐतिहासिक जयगढ़ किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।